गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम एक नए विषय व्यक्तिवाद, जिसे इंग्लिश में इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। जैसा कि व्यक्तिवाद शब्द से ही प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति को अधिक महत्व देता है बनिस्बत की राज्य को। व्यक्तिवादी विद्वान मानते हैं कि राज्य एक अनिवार्य अभिशाप है। स्टेट इज अ नेसेसरी एविल। व्यक्तिवादी विद्वान राज्य को महत्व नहीं देते, वो राज्य की शक्तियों को सीमित करने पर जोर देते हैं। व्यक्तिवादी विद्वानों के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र कम से कम होना चाहिए, अर्थात राज्य व्यक्ति के ऊपर कम से कम, न्यूनतम अपनी शक्ति का प्रयोग करे। और दूसरी ओर व्यक्तिवादी विद्वान यह मानते हैं कि यह व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता मिले और अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त हो। व्यक्ति को अधिक स्वतंत्र एवं अधिक अधिकार के पक्षधर ये माने जाते हैं। कुछ विद्वान जिन्होंने व्यक्तिवादी विचारधारा की व्याख्या की है, उनमें से प्रमुख फ्रीमैन है। फ्रीमैन के अनुसार सबसे अच्छी सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, यानी कि ऐसी सरकार जो न्यूनतम शासन करे। दूसरा, वाहन के अनुसार राज्य के काम केवल पुलिस राज्य का काम होना चाहिए। वाहन जो विद्वान है वो कहते हैं कि राज्य का कार्य सीमित होना चाहिए, उसको हर क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका कार्य सिर्फ और सिर्फ पुलिस राज्य की स्थापना करना है। एक और विद्वान को हम देखते हैं, हम्बोल्ट के अनुसार राज्य को नागरिकों के कल्याण की समस्त चिंताओं से दूर होना चाहिए। हम्बोल्ट कहते हैं कि राज्य का काम नागरिकों के कल्याण की चिंता करना नहीं, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ शांति व्यवस्था तक ही सीमित रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाद का विकास कैसे हुआ। आधुनिक व्यक्तिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। यद्यपि पूर्ण विकसित रूप की दृष्टि से इसे 19वीं शताब्दी की विचारधारा भी कहा जा सकता है। व्यक्तिवाद के समर्थक विद्वान बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर तथा एडम स्मिथ आदि हैं। अब हम व्यक्तिवादी विचारधारा के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से हम 3 पक्षों को देखते हैं। पहला राजनीतिक पक्ष, दूसरा सामाजिक पक्ष और तीसरा आर्थिक पक्ष। तो सबसे पहले हम राजनीतिक पक्ष की चर्चा करते हैं। तो व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य को कम से कम शक्ति प्राप्त हो, मिनिमम पावर, वह अपनी शक्ति का न्यूनतम प्रयोग करे। दूसरा, कम से कम शासन करे, राज्य जनता पर कम से कम शासन करे। राज्य कम से कम कानून को लागू करे, अर्थात न्यूनतम कानून से ही वह अपना काम चलाए, न कि
जनता को अतिरिक्त कानून के भार से उनको रोकने का प्रयास करे। नेक्स्ट जो हमारा है, राज्य का कार्य केवल शांति और व्यवस्था कायम करने मात्र से होना चाहिए, यानी राज्य को और किसी अन्य चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा व्यक्तिवादी विचारधारा के लोग मानते हैं। वो मानते हैं कि राज्य को केवल शांति और व्यवस्था स्थापित करने तक ही अपने कार्यों को सीमित रखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप न हो। व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य को अपनी शक्तियों को सीमित करके रखना चाहिए, उसे व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अब हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं, तो दूसरा पक्ष हमारा सामाजिक पक्ष है। व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह है और व्यक्तियों के बिना समाज का अस्तित्व पूर्णतः निराधार है, यानी कि समाज ही व्यक्तियों का समूह है और व्यक्तियों के बिना समाज का अस्तित्व पूर्णतः निराधार है। यहां भी उन्होंने व्यक्तियों पर ही जोर दिया है और कहा है कि व्यक्ति ही सर्वोपरि होना चाहिए। सामाजिक पक्ष में राज्य के विभिन्न कर्तव्य को बताया गया है, जैसे कि व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे, राज्य व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा, व्यक्ति आत्मनिर्णय ले सके, राज्य के बिना दबाव के व्यक्ति स्वयं निर्णय ले सके कि उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है। उसके बाद व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, अर्थात व्यक्ति सरकार के ऊपर निर्भर ना हो, वो स्वयं अपने आप पे निर्भर हो, वो खुद डिसीजन ले कि हमें क्या करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, हमें किस तरह से कार्य करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो इसका खुद ही निर्णय करे, ना कि राज्य उस पे हस्तक्षेप करे। तीसरा पक्ष जो हमारा है वो है आर्थिक पक्ष। एडम स्मिथ ने आर्थिक आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के वातावरण में ही आर्थिक प्रगति संभव है। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा तो वो अपना आर्थिक विकास अच्छे तरीके से कर पाएगा। अगर वो पाबंदियों में, बेड़ियों में, कानूनों में जकड़ा रहेगा तो वो अपना विकास सही से नहीं कर पाएगा। दूसरा, स्वतंत्र प्रतियोगिता के वातावरण में ही व्यापार और व्यवसाय विकसित होते हैं, यानी कि अगर राज्य कठिन कानून लगाकर व्यापारियों को व्यापार करने के लिए देता है तो वो व्यापार सफल नहीं हो सकता, वो व्यापार अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो सकता। इसलिए स्वतंत्र प्रतियोगिता के लिए आवश्यक है कि राज्य कम से कम व्यापार और व्यवसाय में हस्तक्षेप करे। फिर आता है मनुष्य स्वयं अपना आर्थिक स्वार्थ समझता है। धन अर्जन व्यक्ति का आत्मनिर्णय होना चाहिए और वह अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था करता है। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य स्वयं जानता है कि उसे कैसे धन अर्जन करना है, उसे कैसे पैसा कमाना है, कैसे अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, यह वह स्वयं समझता है। उसे पता है कि हमें धन अर्जन या धन कैसे कमाना है और
वह अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तिवादी विचारधारा मुख्य रूप से व्यक्ति केंद्रित है। यह व्यक्ति को सबसे ऊपर रखकर बात करता है। यह राज्य को न्यूनतम अधिकार देता है। यह कहता है कि राज्य कम से कम अपनी शक्ति का प्रयोग करे, कम से कम अपने कानून का प्रयोग करे, ताकि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकार का अधिक से अधिक उपयोग कर अपने जीवन को सफल बना सके। व्यक्तिवादी विचारधारा की आलोचना भी की गई। इसमें सबसे पहले राज्य को अनिवार्य अभिशाप मानना गलत। व्यक्तिवादी राज्य को अनिवार्य अभिशाप मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। राज्य का कार्य जनता का कल्याण करना, उसकी सुरक्षा करना आदि से है। इसलिए राज्य एक अनिवार्य अभिशाप है, यह कहना गलत है। दूसरा, राज्य के उद्देश्यों का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। व्यक्तिवादी यह मानते हैं कि राज्य का कार्य सिर्फ और सिर्फ अपराध को नियंत्रण करने से है। यदि किसी राज्य में अपराध न हो तो उस जगह पे राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यानी कि राज्य का कार्य सिर्फ अपराध रोकने से है। अगर किसी राज्य में अपराध नहीं है तो वहां राज्य का कोई काम नहीं है, जो कि कहना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि राज्य का कार्य केवल अपराध को रोकना ही नहीं, बल्कि जनता की रक्षा, कल्याण एवं सुरक्षा भी है, तथा वह जनता को प्रोत्साहित भी करता है। फिर हम देखते हैं आर्थिक दृष्टि से गलत। व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य को व्यक्तियों के आर्थिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, जो कि पूर्णतः गलत है। क्योंकि यदि अगर राज्य पूर्णतः व्यक्तियों को स्वतंत्र कर देता है तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। यहाँ पूंजीपति और गरीब दो वर्गों में समाज विभाजित हो जाएगा, जो कि अत्यंत ही हानिकारक होगा। फिर व्यक्तिवादी कहते हैं कि संकट काल के लिए अनुपयोगी। व्यक्तिवादी का मानना है कि राज्य का कोई उपयोग नहीं होता है। वो कहते हैं कि राज्य को कम से कम अपने शक्तियों का, पावर का उपयोग करना चाहिए। जबकि यह देखा गया है या देखा जाता है कि संकट काल में राज्य अपनी जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए सबसे आगे आके कार्य करती है। अभी अगर हम तात्कालिक उदाहरण देखें तो कोरोना वायरस में पूरे समाज, पूरे मानव संकट में पड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मनुष्य अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस दौर में अगर कोई मदद करने वाला है तो वो राज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य संकट काल में अपनी जनता की सुरक्षा, सेवा एवं कल्याण करने के लिए तत्पर रहता है। फिर दूसरा हम देखते हैं उसके बाद आधारहीन तर्क। आधारहीन तर्क में व्यक्तिवादी के अनुसार व्यक्तियों को अपने विकास के लिए पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वह
अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने का तरीका खुद ही ढूंढकर आगे बढ़ सकते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि यह देखा गया है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, सब एक समान नहीं होता। इसलिए राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समाज को व्यवस्थित करे, समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उसके उत्थान के लिए कार्य करे, समाज में समानता लाने का कार्य करे। इसलिए यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए या उसके पावर को बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं वर्ग विभाजन के लिए जिम्मेवार, जो कि पहले भी हमने चर्चा की है कि यदि राज्य की शक्तियों को न्यूनतम कर दिया जाए तो वर्ग विभाजन समाज में होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि पूंजीपति वर्ग गरीब मजदूर वर्ग का शोषण करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे समाज में धीरे धीरे अराजकता फैल जाएगी, जो कि बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगी। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि व्यक्तिवाद में अनेक दोष हैं, क्योंकि यह राज्य को अनावश्यक घोषित करके समाज विरोधी कार्य करता है। यदि व्यक्तिवाद को हम स्वीकार करते हैं तो समाज में शक्ति नहीं रह सकती, जिसके कारण अराजकता, वर्ग विभाजन आदि का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक होगा। धन्यवाद।